प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेस में। आज हम देखेंगे करंट की क्लास। अब ये करंट की क्लास हर हफ्ते आपको मिला करेगी। एक हफ्ते का करंट संडे को मैं रिकॉर्ड करूँगा, सोमवार को आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत आज से हम करते हैं। करंट हर परीक्षा में एक अच्छा रोल निभाता है और इस समय के अगर पेपरों को देखा जाए तो करंट का रोल काफ़ी बढ़ा हुआ है। यकीन मानिए, हमारे साथ साथ करंट पे लगे रहिए। 90% तक क्वेश्चन आपको अपने इसी वीडियो क्लास से ही मिलेंगे। ठीक है, तो आज जो हम करंट पढ़ेंगे वो है 1 जुलाई 2023 से 7 जुलाई 2023 तक के करंट के बारे में। ठीक है, तो इसमें आज जो पहला करंट अपना है उसकी शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। ठीक है, तो यहाँ से जो दो क्वेश्चन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं स्ट्रांगली, वो पहला एक है कि इसका शुभारंभ। ठीक है, तो शुभारंभ आपका 1 जुलाई 2023। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो शहडोल, और शहडोल कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक, ये तो हो गया सामान्य। यहीं से एक क्वेश्चन और स्ट्रांगली जुड़ेगा, वो है 2047 तक भारत को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य। क्वेश्चन कैसे बनेगा? भारत सरकार ने भारत को कब तक या किस वर्ष तक एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वहाँ हमारा आंसर क्या होगा? 2047। 2047 ही क्यों? ठीक, ये क्वेश्चन बन रहा है ना, तो ये ध्यान रखना। देश कब आज़ाद हुआ? 1947 को, और 2047 यानी कि हम 2047 में 100वें वर्ष में, अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। ठीक है, अगला जो करंट है वो देखते हैं। वन महोत्सव 2023। ठीक है, इसका प्रारंभ अगर देखें तो हर साल 1 से 7 जुलाई के बीच में ये मनाया जाता है। ठीक है, तो इस साल भी 1 से 7 जुलाई 2023 के मध्य वन महोत्सव 2023 मनाया गया। और इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश में हम हैं, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि इस वर्ष हम इस एक हफ्ते के भीतर कितने पौधों को वृक्षारोपण करेंगे। तो 35 करोड़ पौधों के वृक्षारोपण का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। थोड़ा सा इधर आते हैं, वन महोत्सव से यहाँ ये प्रारंभ, इसका प्रारंभ कब हुआ? तो वन महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई 1950 से। ठीक, किसके द्वारा? इसके प्रारंभकर्ता कौन है? तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, शार्ट फॉर्म में कहें तो KM मुंशी। ठीक है, ये कौन थे? तो ये भारत के पहले कृषि मंत्री थे। पहले का मतलब यहाँ हमारा तात्पर्य ये है कि स्वतंत्र भारत के। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, तत्कालीन कृषि मंत्री, इनके द्वारा शुरुआत की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो हम देखें, धान खरीद। ठीक, सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है गेहूं खरीदने का, धान खरीदने का, उसी तरह दालों के खरीदने का, सरसों का, रेप सीड, ऐसे करके अनेक ऐसे जीन्स हैं जिनके खरीदने के लिए सरकार एक न्यूनतम राशि तय कर देती है। किसानों को कम से कम उतना धन मिलेगा उनको बेचने के एवज में। ठीक है, इसी को कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य भाषा में। तो अभी हाल ही में सरकार ने धान खरीद वर्ष 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है। तो ये ध्यान रखिएगा, धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है सरकार ना, तो दो एंगल से, पहला धान्य सामान्य श्रेणी, ठीक, या कॉमन श्रेणी, और दूसरा धान A ग्रेड या A श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं धान सामान्य श्रेणी का मूल्य जो सरकार ने इस बार तय किया है। अभी जो आप देख रहे होंगे कि गांव में धान की फसल लगाई जा रही है, जब ये धान की फसल तैयार हो जाएगी और जब फसल पक के कट जाएगी तो उसके बाद जब ये बाजार में जाएगा तो इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा कितना तय किया गया? तो धान सामान्य का मूल्य 2183 रुपये प्रति कुंतल। ठीक है, वहीं धान A ग्रेड का मूल्य तय किया गया है 2203 रुपये प्रति कुंतल। इसको ध्यान रख लेना है। ठीक, अगर इस बीच दौरान कोई अगर एग्जाम होता है तो इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना काफ़ी बनेगी। ठीक है, फिर आते हैं अगला करंट देखते हैं, विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान। ठीक, तो ये अभियान चलाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने और ये अभियान चलेगा 1 से 31 जुलाई 2023 तक। ठीक, इसके तहत दस्तक अभियान, भारत सरकार का अभियान है, तो दस्तक अभियान के तहत आशा कार्यकर्तियाँ 17 से 31 जुलाई 2023 के मध्य घर घर भ्रमण करेंगी और संचारी रोगों से बचाव, इसके लक्षण, इसके उपचार के बारे में लोगों को बताएंगे।
ठीक है। अब इसमें किसको किसको रख सकते हैं, तो बरसात का मौसम है तो बस सामान्य सी बात है कि बरसात के समय में हर वो बीमारी जो तेज़ी से फैलती है उसको हम इसमें रखेंगे। डेंगू रख सकते हैं, फाइलेरिया रख सकते हैं, मलेरिया रख सकते हैं, चिकनगुनिया रख सकते हैं, दिमागी बुखार रख सकते हैं, और 2 इसमें ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, क्षय रोग और कुष्ठ रोग। क्षय रोग का मतलब टीबी, ठीक है, कुष्ठ रोग, ठीक। इनके लक्षण युक्त रोगियों की खोज करना, जांच करना और उपचार हेतु सूची बनाना, ये आशा कार्यकर्तियों का काम सौंपा गया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट करंट देखें। हाँ, तो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ अगला करंट है जून 2023 में जीएसटी का संग्रह। तो ये ध्यान रखना है कि भारत का वित्तीय वर्ष, ठीक, भारत का वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, तो भारत सरकार का वित्तीय वर्ष अगर बोला जाए तो वो 1 अप्रैल से शुरू होगा। अब इस बार देखें तो 1 अप्रैल 2023 से वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है अपना, और चलेगा कब तक, 31 मार्च 2024 तक, ठीक है। और सुविधा के दृष्टिकोण से सरकार क्या करती है, हर पूरे साल को 3-3 महीनों के एवरेज में 4 भागों में बांट देती है। पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही, 4 तिहाई 12 महीने, ठीक है। तो उस हिसाब से अप्रैल, मई, जून, तो ये पहली तिमाही इस साल की सरकार की, ठीक। उससे संदर्भ में जीएसटी संग्रह का एक आंकड़ा सरकार ने दिया है, वो हमारे पास ये है कि जून 2023 में जीएसटी संग्रह जो हुआ 1,61,497 करोड़ रुपए, ठीक है, 1,61,497 करोड़ रुपए, 60 में कहें तो 1.6 लाख करोड़ रुपए, ये जीएसटी संग्रह था जून का, ठीक। अब 2 इसमें और देख लेते हैं। मई 2023 में देखें तो 1,57,090 करोड़ रुपए, और अप्रैल में अगर देखें तो 1,87,035 करोड़ रुपए, ये जीएसटी संग्रह रहा। अप्रैल का आप देख रहे होंगे कि सर्वाधिक रहा है इस तिमाही के दौरान, और औसत निकालें तो औसतन 1,61,000 के आसपास ये औसत बैठ रहा है तिमाही का, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो जून, मई, अप्रैल ऐसे करके क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि अप्रैल में जीएसटी संग्रह कितना था, मई में कितना था, जून में कितना था, ठीक है। अगले करंट पे ध्यान दें तो अगला करंट खेल जगत से, और खेल जगत के संदर्भ में देखें तो आपको पता ही होगा आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 होना है 2023 में, और स्थान तय है कहाँ होगा, भारत में, ठीक है। अब ये चर्चा में क्यों रहा अभी हाल ही में इस जुलाई के महीने में कि 8 टीमें पूरे विश्व में जो क्रिकेट खेलते हैं उन देशों में से जो टॉप रैंकिंग में 8 होते हैं वो तो स्वतः क्वालिफाई कर जाते हैं। चाहिए हमको 10 टीमें, तो 2 टीमें और लाने के लिए 6 और टीमों को छांटा जाता है और उन्हें कराया जाता है क्वालिफायर। तो क्वालिफायर में जो टॉप 2 टीमें रहती हैं वो आके मुख्य चरण में जुड़ जाती है, संख्या हो जाती है 10, ठीक है। तो 8 टीमें तो पहले से क्वालिफाई हैं। वेस्ट इंडीज, श्रीलंका जैसी टीमें नहीं क्वालिफाई कर पाई इस बार, मतलब कि मुख्य चरण में नहीं आ पाई, तो उनको क्वालिफायर खेलना पड़ा। और इसी क्वालिफायर के दौरान एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ कि वेस्ट इंडीज़ की टीम क्वालिफायर राउंड में स्कॉटलैंड से हार करके बाहर हो गई, ठीक। ऐसा पहली बार हो रहा है जब से 1975 से विश्व कप शुरू हुआ। 1975 में वेस्ट इंडीज़ पहले विश्व कप की विजेता थी और दूसरे विश्व कप की विजेता भी वेस्ट इंडीज़ ही थी। तो 1975 से जब से विश्व कप शुरू हुआ तब से पहली बार ऐसा हुआ कि वेस्ट इंडीज़ विश्व कप नहीं खेलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इतनी अच्छी टीम, दिन सबका एक बराबर तो होता नहीं है, कभी किसी का अच्छा, कभी किसी का खराब। आज जिसका खराब है कल उसका अच्छा हो जाएगा, आज हो सकता है जिसका अच्छा है कल उसका खराब हो सकता है, तो हर दिन एक समान नहीं होते हैं, ठीक। बस अपने लिए तो ये है अच्छा सा क्वेश्चन है कि वेस्ट इंडीज इस बार विश्व कप में भाग नहीं ले रही है, ठीक। अगला करंट देखें। अगले करंट में एक नाम हम लेके आते हैं आपके पास, कामेश्वर राव कोडवंती, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, ठीक। और एक उत्सव मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, हेमिस मठ महोत्सव। हेमिस मठ महोत्सव कहाँ पे है, लद्दाख में, ठीक है। हेमिस मठ कहाँ पे है, लद्दाख में। तो इसी मठ से संबंधित एक उत्सव मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं हेमिस मठ महोत्सव। और एक चीज़ और मैं बता दूं, यही लद्दाख में ही हेमिस नाम से ही हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, ठीक। तो अगला करंट देखते हैं। अगला करंट जो अपने पास जो आ रहा है वो है, ये भी खेल जगत से है, नाम इसका लुसाने डायमंड लीग 2023,
काफ़ी चर्चित लीग रही, याद होगा पिछले ओलंपिक गेम्स में एक खिलाड़ी थे नीरज चोपड़ा, थे नहीं हैं, एक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, कौन सा गेम खेलते हैं लगभग पूरे भारत को पता है, भाला फेंक, अंग्रेजी में क्या है तो जेवलिन थ्रो। ठीक है, तो ये जो डायमंड लीग देख रहे हैं ना, ये भाला फेंक या जेवलिन थ्रो से ही संबंधित है। तो ये लुसाने डायमंड लीग 2023 का आयोजन किया गया, और लुसाने है कहाँ तो देखा जाए तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, विजेता इसके कौन रहे या पहले स्थान पे कौन रहा, चाहे विजेता कह लें चाहे पहले स्थान पे कह लें चाहे गोल्ड मेडलिस्ट, तीनों एक ही चीज़। तो विजेता इसके रहे नीरज चोपड़ा भारत के, और इन्होंने जो थ्रो किया भाला फेंका 87.66 मीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इस पॉइंट पे, 87.66 मीटर। दूसरे वो लुसाने डायमंड लीग 2023 के प्रथम स्थान पर रहने वाले व्यक्ति या विजेता या गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, अब दो नाम और मैं इसके साथ ले लेना चाहता हूँ कि इनके बाद सेकंड पे कौन रहा, थर्ड पे कौन रहा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जितनी भी ऐसे लीग्स होंगी ना एथलेटिक्स के अंतर्गत ही आएंगी। ठीक, और उसके तहत जो पहले स्थान पे होगा उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, जो दूसरे स्थान पर होगा उसको सिल्वर, और जो तीसरे स्थान पे होगा उसको ब्रॉन्ज। ठीक है, स्वर्ण रजत कांस्य। सेकंड पे कौन रहा तो जूलियन वीवर, ये जर्मनी के हैं, इन्होंने थ्रो किया था 87.03 मीटर का। तीसरे स्थान पर याकूब वादलेचजे, चेक गणराज्य के हैं, 86.13 मीटर। और यही एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ नीरज चोपड़ा से जुड़ी हुई, कि लगातार दूसरी बार इन्होंने लुसाने डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल किया, यानी गोल्ड मेडल जीता है। वहीं मई 2023 में ही, ठीक है, दोहा डायमंड लीग हुई थी, दोहा कतर। दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर का थ्रो करके नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था। तो दो लीग याद रखनी है, दोहा डायमंड लीग मई 2023 और एक लुसाने डायमंड लीग, ठीक है, जुलाई 2023। ठीक, तो इसके विजेता एक ही, बस यहाँ ध्यान क्या रखना है उनका थ्रो। लुसाने में हम क्या देखते हैं 87.66 मीटर जिन्होंने फेंका, और दोहा में हम क्या देखते हैं 88.67 मीटर। जैसा कि नीरज चोपड़ा का कहना था, उन्होंने भी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दिया है, इंजरी के बाद आए थे, कुछ समस्याएं थी, उनके खिंचाव था उनके मसल्स में, तो उसको इंजरी कहते हैं खेल की भाषा में। उसके बाद वो आए थे और उन्होंने प्रदर्शन किया। ठीक है, नेक्स्ट करंट पे देखें तो 17वां राष्ट्रीय सहकारिता महासम्मेलन 2023। ठीक है, 17वां राष्ट्रीय सहकारिता महासम्मेलन 2023। यहाँ से तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है, स्थान और समय 1 जुलाई 2023, प्रगति मैदान नई दिल्ली। ठीक है, उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा, अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी द्वारा। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि 1 जुलाई को ही, वैसे मैं हर दिवस तो बता नहीं रहा हूँ, वो बाद में लास्ट वीडियो में जब जुलाई खत्म होगा ना तो जुलाई के सारे दिवस और उनकी थीम एक साथ देखेंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ ये कुछ अलग से जो दिवस होंगे उनकी चर्चा हम बीच में कर लेंगे। जैसे यहाँ 1 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता महासम्मेलन क्यों बुलाया गया, तो 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 10 टॉप करंट रहे 1 जुलाई के। अब देखते हैं 2 जुलाई के करंटों के संदर्भ में। 2 जुलाई में जो पहला करंट निकल के आ रहा है वो पॉलिटिकल या राजनीतिक फील्ड से है। एनसीपी पार्टी का नाम ध्यान रखिएगा, शार्ट में एनसीपी, अंग्रेजी में कहें तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, हिंदी में कहें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, पहले इसके गठन के बारे में देख लेते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र विधानसभा में इसके 53 विधायक मौजूद हैं। ठीक है, स्थापना 25 मई 1999 को, गठन 10 जून 1999 को। इसके संस्थापक सदस्यों में थे शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर। ठीक है, ये तीन लोग इसके संस्थापक सदस्य थे। ये पार्टी चर्चा में क्यों रही, शरद पवार के भतीजे हैं, नाम है उनका अजीत पवार। एनसीपी के नेता अपने 8 साथियों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए, इसलिए चर्चा में रहे। ठीक है, यानी अपनी एनसीपी छोड़ करके चले गए वो एकनाथ शिंदे के साथ। एकनाथ शिंदे का नाम इसलिए ले लेना उचित है कि ये पहले थे शिवसेना में। अभी हाल ही में जब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ तो एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग होकर के मिल गए बीजेपी के साथ और नई सरकार बना ली शिवसेना बीजेपी गठबंधन के नाम से। ठीक है, तो एक अब वर्तमान में महाराष्ट्र की स्थिति क्या है विधानसभा की, तो वहाँ ये देख लेना है कि एकनाथ शिंदे हैं मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम, एक तो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी से पहले ही थे, अजित पवार एनसीपी से आ गए। ठीक है, राज्यपाल है रमेश बैस। ठीक, तो 2 जुलाई का अगला करंट हम देखते हैं, वो एक ऐप है, ऐप का नाम है हरवे। ठीक है, हरवे IIT ISM धनबाद झारखंड द्वारा निर्मित एक ऐप
नाम रखा गया इस ऐप का हार्वे, अंग्रेजी में कहें तो HERWAY। ठीक है क्या ये ऐप कैसे काम करेगा? तो महिलाओं को सुरक्षित रास्ता बताएगा। साथ ही साथ अगर वो किसी मुश्किल में पड़ जाती हैं या किसी कष्ट की स्थिति में पड़ जाती हैं तो उनकी लोकेशन पुलिस और साथ उनके परिजनों को भेजेगा। ठीक है, जैसे कोई महिला रात में कहीं जाना चाहती है, अब वो चाहती है कि कौन सा रास्ता ऐसा है सुरक्षित है जिस पे वो जाए, तो इस ऐप के माध्यम से उसको वो रास्ता बताया जाएगा। साथ ही साथ उस रास्ते पर होने वाली जो भी घटनाएं हैं उनका एक क्रम भी बताया जाएगा कि इस रास्ते पे कौन सी घटना कब कब घटी थी। ठीक है, अगला करंट हम देखें तो अच्छा रिवर क्रूज। ठीक है, रिवर का मतलब नदी, क्रूज का मतलब एक वो जहाज, पानी वाले जहाज हैं, लग्जरी जहाज़ों के तहत इनको रखा जाता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में क्या है, देश में निर्मित पहली क्रूज है ये। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद, ठीक है, तो अमित शाह ने इस रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। अब है क्या इस क्रूज के बारे में विशेष, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत 15 करोड़ रुपए में इसको जो है निर्मित किया गया। इसकी लंबाई 30 मीटर है और क्षमता 165 यात्रियों को ले जाने की। ठीक है, नेक्स्ट करंट पे आए तो देखें बास्केटबॉल एशिया कप 2023। ठीक, तो पहला किसका आयोजन कहाँ हुआ, तो आयोजन देखें तो इसका आयोजन हुआ सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विजेता कौन रहा इसका, तो विजेता रहा चीन। चीन के बारे में ध्यान रखना है कि 2012 के बाद पहला खिताब है चीन का बास्केटबॉल एशिया कप में। ठीक है, 12 के बाद चीन ने जीता था, 11 साल बाद लगभग जो है जीता है। ठीक है, उप विजेता जापान, जापान 2022 का विजेता देश था। ठीक, ये ध्यान रखना है, आजकल जैसे पेपरों बना रहे हैं ना तो जो चर्चित है उनको कम पूछ रहे हैं, जो चर्चित नहीं है उनसे क्वेश्चन वो ज़्यादा उठा लेते हैं। जैसे बास्केटबॉल एशिया कप भारत में शामिल नहीं है लेकिन चीन शामिल है, तो वहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि बास्केटबॉल एशिया कप 2023 का विजेता भारत भी ऑप्शन में रखेगा कि अगर हम तुक्का लगाना चाहें तो भारत में चले जाएं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट करंट पे आए तो एक शिक्षा से जुड़ा हुआ एक करंट है, इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023-25, 2 साल का ये प्रोग्राम है। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा कि इस स्कॉलरशिप के लिए एक तरीके से स्कॉलरशिप है ये, ठीक, वजीफा जिसको हिंदी में शुद्ध अपने यहाँ जिसको कहते हैं छात्रवृत्ति शुद्ध हिंदी में, 174 भारतीय विद्यार्थियों को यह स्कॉलरशिप दी गई। देता कौन है, यूरोप देता है। ठीक है, तो इस स्कॉलरशिप के तहत वहाँ रह के पढ़ने का खर्चा भी यूरोप ही उठाएगा। ठीक है, यूरोपीय संगठन। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि यूरोप में पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट की डिग्री की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। इसका एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को जो पूरा करता है उसी का इसमें सिलेक्शन होता है। ठीक है, 2 त्योहारों के बारे में देखते हैं। एक है मुड़िया पूनव पर्व। ठीक, तो मुड़िया पूनव पर्व ये कहाँ का है, तो देखा जाए तो ये ब्रज क्षेत्र उत्तर प्रदेश। ठीक है, गुरु पूर्णिमा के दिन ये पर्व मनाया जाता है। इस पूर्णिमा गुरु को समर्पित ये पर्व है और माना जाता है कि मुड़िया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो शिष्य हैं वो अपना सर मुड़ा देते हैं, तो इसलिए नाम पड़ा इसका मुड़िया। ठीक है, मुड़िया पूनव पर्व ब्रज क्षेत्र का मतलब कि मथुरा के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं उनको शामिल करेंगे। ठीक, अगला त्यौहार देखें तो एक हरेला पर्व जो अभी चर्चा में है। ठीक है, तो ये हरेला पर्व पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि किस राज्य से संबंधित है, तो राज्य हो गया अपना उत्तराखंड। ठीक है, और ध्यान ये रखना है कि उत्तराखंड राज्य का है लेकिन साल में 3 बार इसको मनाया जाता है। ठीक, एक तो चैत्र नवरात्र पर, ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए तो अश्विन या कार्तिक नवरात्र, ठीक है, और तीसरा श्रावण माह, यानी कि साल में 3 बार ये पर्व जो है मनाया जाता है। ठीक है, है कैसा पर्व, तो हरेला नाम से तात्पर्य है कि हरियाली, ठीक है, प्रकृति को समर्पित पर्व है। अगर तीनों की डेट देख ली जाए तो तीनों समय पे हम कुछ न कुछ ऐसा काम जरूर करते हैं जो खेती से जुड़ा हो। जैसे चैत्र नवरात्र के समय गेहूँ कटने का टाइम, अश्विन नवरात्र के समय धान कटने का टाइम, श्रावण माह के समय थोड़ी समय पहले हम धान लगाते हैं। ठीक है, तो ये प्रकृति को समर्पित पर्व है हरेला त्यौहार, इसलिए इसका नाम जो है रखा गया है। एक चीज़ और चर्चा में आ रही है वह स्टारफील्ड लाइब्रेरी। ठीक, पहले तो ये स्टारफील्ड लाइब्रेरी है कहाँ, तो सियोल दक्षिण कोरिया। ठीक है, और बनाई कहाँ गई, तो कोएक्स मॉल है सियोल में, बड़ा मॉल है, और
एक नई पहल है दक्षिण कोरिया द्वारा, जहां इंटरनेट के माध्यम से, बाकी जो है पीडीएफ के माध्यम से जहां पढ़ाई हो रही, किताबें जो है लैपटॉप पे मौजूद हैं, ठीक है, इंटरनेट मीडिया पे मौजूद हैं। तो उस संदर्भ में सियोल दक्षिण कोरिया ने एक नई पहल की है अपने यहाँ लाइब्रेरी बनाने की। तो इस लाइब्रेरी में लगभग माना जा रहा है कि 3 लाख किताबें हैं, कोरियन भाषा में हैं अधिकतर, 10,000 से अधिक कुछ किताबें हैं जो अंग्रेजी में भी लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है। तो इतने 8 टॉप करेंट रहे 2 जुलाई के। 3 जुलाई में देखें तो एक नाम चर्चा में आ रहा है, उमा छेत्री, ठीक है। उमा छेत्री कौन है? तो पहले तो इनकी पहचान देख लेनी है। तो उमा छेत्री महिला क्रिकेटर, ठीक है। क्यों चर्चा में रही? तो असम राज्य से सीनियर भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयनित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी। हाँ तो विद्यार्थियों, 3 जुलाई का अगला करंट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा? वो मामला था कि उच्चतम न्यायालय कागज रहित ग्रीन कोर्ट रूम का प्रारंभ करने की वजह से, मतलब कि उच्चतम न्यायालय में जो शुरुआत के 3 कोर्ट हैं, कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 2 और कोर्ट नंबर 3, अब इसमें कोई भी काम कागज़ से नहीं होगा, सारे काम इंटरनेट के माध्यम से होंगे और सारे सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है। कागज रहित ग्रीन कोर्ट रूम का शुभारंभ करने की वजह से उच्चतम न्यायालय चर्चा में रहा, ठीक। एक नाम और चर्चा में आ रहा है, हरमिलन बैंस, ठीक है। ये है कौन? यहाँ से जो क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है ना, वो इनका नाम पूछेगा और पूछेगा कि ये इनका संबंध किस खेल से है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एथलीट है, एथलीट में धावक, रनर, ठीक है। और ये क्यों चर्चा में रही? 1500 मीटर रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं ये, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, महिलाओं के संदर्भ में चर्चित महिला रही पिछले महीने में, ठीक है, हरमिलन बैंस। अब आते हैं 4 जुलाई के करंट पे। 4 जुलाई में जो सबसे टॉप करंट बन रहा है वो ये बन रहा है कि संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की 23वीं वर्चुअली डिजिटली बैठक, वर्चुअली कह लें चाहे आभासी कह लें चाहे डिजिटली का माध्यम से कह लें, ठीक है, ये बैठक हुई। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है कि इसकी अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। यहाँ अभी 2 ही पॉइंट रखना है, क्योंकि अभी हम पता है कि 2023 में संघाई सहयोग संगठन की बैठक भारत में होनी है, ठीक है। तो उस बैठक से पहले कुछ और बैठकें होती हैं, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि G20 के संदर्भ में बैठकें चल रही हैं भारत के अनेक शहरों में, ठीक है। तो वैसे ही अभी यहाँ इतना ध्यान रखना है कि वर्चुअली माध्यम वाला जब पूछेगा ना, तो यहाँ से पूछेगा इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा। अब इसका मुख्य विषय क्या था? सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर। 60 में मैंने लिख दिया है SCO, लेकिन पूरा फुल फॉर्म अगर देखें तो सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर, ठीक है। इटावा उत्तर प्रदेश, अगले करंट पे आए तो इटावा उत्तर प्रदेश क्यों ये चर्चा में रहा? 4 जुलाई को मामला क्या था? मामला ये है कि यहाँ कि जिला प्रशासन ने एक नई पहल निकाली, नई पहल की वृक्षारोपण से संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है। वृक्षारोपण जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रशासन द्वारा पौधों की बारात निकाली गई। इस बात को लेकर के इटावा चर्चा में रहा। इसके तहत हुआ क्या? 3 पेड़ याद रखना है, बरगद, पीपल और कल्प वृक्ष को दूल्हा बनाकर रथ पर रखा गया और पूरे नगर में उसको भ्रमण कराया गया, ठीक है, जिससे कि लोग देखें और वृक्षारोपण के प्रति जागरूक हों, ठीक। और इसी संदर्भ में एक और नाम उत्तर प्रदेश का, काशी वाराणसी, ये भी चर्चा में रहा। काशी पुराना नाम, वाराणसी नया नाम, ठीक है। क्यों चर्चा में रहा? तो काशी विश्वनाथ मंदिर में श्री अन्न प्रसादम का वितरण किया गया। श्री अन्न, अभी हाल ही में भारत सरकार ने जितने मोटे अनाज हैं सबको क्या नाम दिया है? सबको श्री अन्न नाम दिया गया है, ठीक है। अब इस श्री अन्न के तहत जो फसल है उनमें से किसको किसको रख सकते हैं? बाजरा, रागी, कंगनी, कोदो, चीनी, चौलाई, ये सब जो है मोटी फसलों के अंतर्गत ही इनको, या मोटे अनाज के तहत ही इनको रखेंगे। और उसी मोटे अनाजों को ही भारत सरकार ने क्या नाम दिया है? श्री अन्न, ठीक है। तो ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्री अन्न क्या है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में श्री अन्न प्रसादम का वितरण किया गया। इसके तहत क्या किया गया? बाजरे के लड्डू बनाए गए। तो इसके लिए लोगों को प्रशिक्षित भी किया गया है। जो प्रसाद बनाने वाली संस्था है काशी विश्वनाथ में, उसके लोगों को ऐसे मोटे अनाजों के लड्डू बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी श्री अन्न प्रसादम का वितरण करने वाला मंदिर बना। वहाँ पे क्या बटा? बाजरे का लड्डू। और इसी से जुड़ा हुआ एक और करंट, 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर रखा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है
कि वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस रूप में मनाने के लिए कहा है या किस रूप में घोषित किया है। तो यही अपना आंसर होगा, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, अब आते हैं 5-6 के करंट पर, दोनों का एक साथ देख लेते हैं, ज़्यादा करंट इस डेट में नहीं बने हैं। ठीक है, तो यहाँ जो एक करंट बन रहा है, तीसरी विश्व हिंदू कांग्रेस 2023। ठीक, तो ध्यान ये रखना है, क्रम है तीसरा, विश्व हिंदू कांग्रेस, वर्ष है 2023, स्थान बैंकॉक थाईलैंड, प्रस्तावित है, अभी हुई नहीं है। कब होगी? 24 से 26 नवंबर 2023 के मध्य। ठीक है, इसका आयोजन कौन करेगा? वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन। ठीक, जब एक आयोजन वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन कर रहा है तो उसका कोई ट्रस्टी होगा। ट्रस्टी कौन है? स्वामी विज्ञानंद इसके ट्रस्टी हैं। अब तीसरी है तो 2 पहले भी हो चुकी है। ठीक है, तो पहले दूसरी देखना होगा। पहली बैठक कब हुई थी? नई दिल्ली 2014। जो UPSSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSSC, ठीक है, लखनऊ से UPSSC की तैयारी करने वाले ध्यान रखेंगे कि UPSSC इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगर कोई चर्चा में रहा तो पहले पूछ लेता है। ठीक है, दूसरी बैठक देखें तो अमेरिका में हुई थी 2018 में, और तीसरी होने वाली है 2023 में बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट करंट पे आए तो एक जगह और चर्चा में रही, वो है द्वारका गुजरात। क्यों चर्चा में रही? मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर के। मैंग्रोव क्या है? मैंग्रोव समुद्र के किनारे उगने वाली वनस्पतियां हैं जो लवणीय जल यानी कि खारे जल में जो उत्पन्न होती हैं या खारे जल में ये उगती हैं। बाकी और कई पौधे, धान का पौधा हम इसको खारे जल में नहीं लगा सकते, आम का पौधा हम नहीं लगा सकते। मैंग्रोव वो वनस्पतियां हैं जो खारे जल में उगती हैं और इनका काम क्या है कि समुद्री जल को मुख्य भूमि पर आने से रोक देना। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि द्वारका क्यों चर्चा में रहा? मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम के शुभारंभ को लेकर किसने शुभारंभ किया? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, कार्यक्रम क्या था? तो इस संदर्भ में ध्यान रखना है कि इन्होंने जो ये कार्यक्रम लॉन्च किया ना, तो हरियाली महोत्सव को संबोधित कर रहे थे, या हरियाली महोत्सव वहाँ मनाया गया, जिसके तहत इन्होंने गुजरात के द्वारका में मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ठीक, नेक्स्ट करंट पे हैं तो अगला करंट हम देखते हैं। एक नाम चर्चा में है, न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह। क्यों चर्चा में है? तो ध्यान ये रखना है कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित आयोग, ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कार्यकारी अध्यक्ष ये बनाए गए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बनना क्यों पड़ा इनको? क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो भी अध्यक्ष होगा उसका कार्यकाल होगा 5 साल। तो अभी वर्तमान अध्यक्ष जो थे 3 जुलाई तक आदर्श कुमार गोयल, 5 तक, ठीक है, 5 को इनका कार्यकाल पूरा हुआ और 6 जुलाई को आदर्श कुमार गोयल का कार्यकाल पूरा हुआ 5 वर्ष का, और उनकी कार्यकाल की समाप्ति के बाद तुरंत जो है न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष क्या है? जब तक कि कोई अस्थाई ना आ जाए तब तक वो अध्यक्ष के कार्यभार को देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम लोगों ने 6 तक का करंट देखा, 6 जुलाई तक का। ठीक है, कुछ करंट और बचे हुए हैं, कुछ और मिसलेनियस भी आपको बताना है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी बन जा रही है, इसलिए थोड़ा सा लेंगे ब्रेक। और इसी वीडियो का पार्ट 2 कल सुबह पार्ट 1 ये अपलोड होगा, और शाम तक पार्ट 2 आपको अपलोड करके मैं दे दूंगा पूरे हफ्ते भर का करंट। इतना पढ़ लीजिए, एक हफ्ते का करंट इतना सफिशिएंट है कि इससे बाहर नहीं पूछेगा। इसके साथ साथ कुछ मिसलेनियस चीज़ें भी बताऊंगा कल। तो इस पहले भाग को पूरा देखिए और दूसरे भाग के लिए आप इंतजार करिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अपने जो भी मित्र हैं पढ़ने वाले उनको भी अपने चैनल से जोड़िए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।